ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। लॉन्चपैड आईएएस में आप सभी का बहुत स्वागत है। योजना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और योजना सीरीज अप्रैल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया इसको अपलोड करने में। अब बट स्टिल आई थॉट आई वाज डबल माइंडेड कि मैं इसको अपलोड करूं आपके लिए कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार सीरीज की कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, इसलिए आई थॉट ऑफ अपलोडिंग दिस। एंड द सेकंड रीजन जो मैंने सोचा इसको अपलोड करने का वो ये था कि एट एंड ऑफ द डे तो ये गवर्नमेंट सोर्स ही है ना। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि गवर्नमेंट सोर्सेज से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो योजना मैगजीन है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, चाहे वो विकास पीडी है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स, या फिर पीआईबी है। ओके, ये तो हमने ट्रेंड देखा ही है, पीआईबी से, विकास पीडिया से, योजना से, इकोनॉमिक सर्वे से, इन चीजों को कभी नहीं छोड़ना आपने। इसलिए इसमें भी बहुत सिलेक्टिवली मैं आपके लिए चीजें लेके आया हूं। मे बी दिस विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद आपने अपने एंड पर एक बार जरूर जाके देखना है योजना मैगजीन को, मार्च वाली मैगजीन को, आर्ट एंड कल्चर एंड डिजिटल एज। सो इसमें क्या थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इसमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है आर्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर। सो हाउ कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट आर देयर इन द कल्चर, संगीत पे क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, ये सारी चीजें इस योजना में डिस्कस की गई हैं। दो नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप इसमें से फिगर आउट कर सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान से जो आपके काम की चीज है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इन जर्नल भी जो चीज है वो आप यहां से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है इसी मैगजीन के किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर। ओके, तो इसीलिए हम करते हैं, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे तो हमारा विजन यही है कि हमने क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। ओके, तो उसी पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। होप आपने पिछली सारी सीरीज देख ली होगी। मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, इकोसिस्टम वाली सीरीज को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। दैट सीरीज इज वेरी मच, आई मीन दैट एडिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत उम्दा इंफॉर्मेशन दी गई है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ना वो किसी स्टैंडर्ड बुक में इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब इट्स नॉट दैट कि सारी नहीं मिलेगी, उसमें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटीज में भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो उसको जरूर देखो। वही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको लगता है ना यार ये टॉपिक तो मैंने प्रिपेयर किया था, बट फिर भी ये लाइन कहां से पूछ ली, अच्छा इसमें ये भी आता था, वो यही चीजें होती है जहां से वो क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ओके, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। तो हम अपनी मार्च सीरीज कंटिन्यू करते हैं, आई मीन मार्च एडिशन। तो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, ये नंबर दिए गए हैं, आप चाहते हैं हमें अपना साथी बनाना अपनी प्रिपरेशन में, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी फ्री डेमो सेशंस बुक कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस भी लेनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम और स्टेट सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, या अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। एंड सी, द बैच इज ओनली फॉर 30,000 ऑनलाइन बैच के बारे में यहाँ बात हो रही है। ओके, चलते हैं जी आगे। तो लेट अस सी, जैसे ये आर्टिकल आया पॉपुलर म्यूजिक इन इंडिया। अब पॉपुलर म्यूजिक इन इंडिया के बारे में अगर हम जिक्र करें, अब पॉपुलर म्यूजिक being a lighter form of music can be more appreciated by the masses। so जर्नल स्टेटमेंट हो रही है, कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं है, बट प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में जर्नल स्टेटमेंट्स भी आती हैं। which of the following statements are correct, या which of the above statements are correct। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन करेक्ट है, कि सारी करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यू कैन सी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। सो पॉपुलर म्यूजिक being a lighter form of music can be more appreciated by the masses। so generally है ना, the time duration per piece is limited to few minutes, which makes it easier for the lay audience to sit through it। Popular music क्या है, diverse and has many forms under its umbrella। so बस ये statement, popular music is diverse and has many forms under its umbrella। so I thought कि ये statement important है। अब अगर वैसे बात हो रही statement important है, अगर फिर भी एग्जाम में अगर आपने ना पढ़ी हो, तब भी आप इसका क्या जवाब दे सकते हो। Popular music is diverse and has many forms under its umbrella। Popular music is not diverse and has no forms under its umbrella। तो जर्नल स्टेटमेंट्स भी कई बार आपके लॉजिक के साथ, कॉमन सेंस के साथ क्या होती हैं, अटेम्प्ट की जाती हैं। सो ये हमने इवन सॉल्विंग द अनसॉल्वेबल सीरीज एक शुरू की थी, जिसमें हमने इस चीज को लाने की कोशिश की थी कि कैसे इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जितनी मैंने सॉल्विंग द अनसॉल्वेबल सीरीज के वीडियोस बनाई थी, उसको एक बार सभी को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, मतलब पिछली वाली में से ही, नॉट द न्यू वन। तो उससे क्या होगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देखते जाना, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना, बिफोर प्रीलिम्स करना, हफ्ता पहले कर लेना, उसको 10 दिन पहले कर लेना, ठीक है। और खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, यही लॉजिक सारे एग्जाम्स में लगा के देखा करो, क्वेश्चन होते सॉल्व। So it is not bound by grammar, frameworks, rules and regulation। It focuses more on creating music which is pleasing, entertaining। Anyway, छोड़ो इसको।
So see, it is not entirely devoid of rules, though they are less stringent in popular music than they are in classical music. So popular music और classical music को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, और यहां बताया गया है कि जो पॉपुलर म्यूजिक है उसके जो रूल्स है थोड़े कम स्ट्रिंजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ रूल्स, कि उनमें कोई रूल होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें रूल होते हैं, बट वो रूल क्लासिकल म्यूजिक के कंपैरेटिवली उतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते, उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो यही यहां बात बोली गई, इट इज नॉट एंटायरली डिवाइड ऑफ रूल्स, दो दे आर लेस स्ट्रिंजेंट इन पॉपुलर म्यूजिक देन दे आर इन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, सो द प्राइमरी रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इज द नीड ऑफ द न्यूनेस इन द करंट म्यूजिक। सो फिर क्यों जरूरत पड़ी हमें पॉपुलर म्यूजिक की? न्यूनेस इन द करंट म्यूजिक, इसीलिए हमें उसकी जरूरत पड़ी। So popular music gives importance to the words along with the tune. It is pleasing and entertaining and thus far from abstract. So basically क्लासिकल म्यूजिक आपको समझ नहीं आएगा, हर किसी के बस की बात नहीं होती क्लासिकल म्यूजिक को समझना। लेकिन पॉपुलर म्यूजिक की अगर हम बात करें जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कम स्ट्रिंजेंट है एंड वो न्यूनेस लेके भी आते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा यू टू एंजॉय द पॉपुलर म्यूजिक। कोई भी सॉन्ग चल रहा है आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे रादर देन द क्लासिकल म्यूजिक। उसका कारण क्या है? दैट म्यूजिक कनेक्ट्स टू यू। Why that music connects to you? Because of its newness, plus उसमें क्लासिकल म्यूजिक की तरह उतने स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होते पॉपुलर म्यूजिक में जैसे क्लासिक में होते हैं। So this is important point for you. Okay, popular music is diverse. It has many forms under its umbrella. जैसे कि हमने बात की क्लासिकल म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक, बैंड म्यूजिक, भव्य संगीत, अभंग, भजन एंड भक्ति गीत। अब ये जितनी टर्मिनोलॉजीज दी गई है यहाँ पर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या। अब आप कहोगे कि सर ये टर्मिनोलॉजी के मतलब हमें कहां पता लगेंगे? इसी वीडियो में पता लगेंगे, अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे इन टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो थिएटर म्यूजिक वाज कॉल्ड नाट्य संगीत। थिएटर म्यूजिक को क्या बोलते थे? नाट्य संगीत बोलते थे। तो सॉन्ग्स वर कॉल्ड नाट्य गीत एंड थिएटर फॉर्म विद दीस सॉन्ग्स वर कॉल्ड संगीत नाटक। सो Natya Geet were songs based on the ragas with Marathi text. Natya Geet were ornamented by alaps and by short rapid chants. This is important information. अब important information इसमें क्या है कि थिएटर म्यूजिक को हम क्या बोलते थे? नाट्य संगीत भी बोलते थे, नंबर वन। The songs were called नाट्य गीत, और जो songs थे उनको क्या बोलते थे? नाट्य गीत। And theater form with these songs were called as संगीत नाटक। Okay, Natya Geet were songs based on ragas with Marathi text. जो Natya Geet थे, they were based on the ragas with Marathi text. So this becomes important for you. So it is actually semi-classical type of thing. इसमें क्या होता है? Semi-classical type of thing है जिसके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है नाट्य संगीत के बारे में। तो Natya Geet were ornamented by alaps and short rapids and chants. So ornamented मतलब उसके साथ additions इन चीजों के बारे में की जाती थी। Now Sangeet Swayamvar, a play by Vishnu Das Bhave, was the first Sangeet Natak to be staged in Sangli in 1843. ये हम अक्सर बात करते हैं ना एग्जाम में, क्या बात करते हैं कि यार हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें इनके बारे में पता नहीं, हमें इनके बारे में समझ नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं। तो ये वो फैक्ट होते हैं जो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने चाहिए, सो दैट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, इट्स नॉट गारंटीड कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, बट एनीवे आपके सिलेबस से लिंक्ड है, हाँ जी 100% लिंक्ड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बेहद इंपॉर्टेंट है, 200% इंपॉर्टेंट है। तो जब है ये दोनों चीजें तो इसको क्यों ना किया जाए, नीड टू बी एड इनटू योर नोट्स। थर्ड थिंग इज, अब आप नोट्स में इसको ऐड नहीं कर रहे तो आपका नुकसान है, जरूरी नहीं है पूछा जाए, बट अगर पूछा जाएगा तो हम इसको क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, बट जब आप पढ़ रहे होगे इस मैगजीन को तो जरूर उसको देख लीजिएगा। नाउ इसके अलावा बैंड म्यूजिक अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो रीजनल पॉपुलर म्यूजिक, क्योंकि इसमें इट्स वेरी जनरल, so age-old Kabir texts are so relevant even today that even a popular band like Indian Ocean opts for these texts rather than writing new texts. So basically जनरल चीज के बारे में बात की गई है, बैंड म्यूजिक के बारे में बात की गई है कि कब ये शुरू हुआ, कौन से सालों में शुरू हुआ, 1980s में, 1990s में फुली एस्टैब्लिश कर लिया गया। बस अगर आप सिर्फ ये लाइन को भी ध्यान रखोगे दैट इज ऑल्सो, बाकी सारा जर्नल है, नथिंग सॉर्ट ऑफ के फैक्ट इसमें कोई है। रीजनल पॉपुलर म्यूजिक, भव्य संगीत और भव्य गीत आर संग इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया गाइस। They are also called light music. The voice application in this form of music is seldom full-throated and the words and emotions are high importance. So इसमें words and emotions को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है and हर एक regional language में इनको गाया जाता है। They are called light music, okay? And this is the fact which is important for regional popular music या फिर भव्य संगीत। यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो अभी हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू नाट्य संगीत, हमने बात की नाट्य गीत के बारे में, हमने बात की संगीत नाटक के बारे में, ओके? एंड अभी हम बात कर रहे हैं भव्य संगीत के बारे में। ये सारी टर्मिनोलॉजीज में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना जरूरी है।
अब जो मैं आपको बता रहा था कि आपको हर एक टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, तो आप देख लीजिए। तो सी एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ध्रुपद एंड ख्याल आर सीरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड आर नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। गाइस, ध्रुपद एंड ख्याल आर serious form of music and not meant for entertainment. Okay, whereas popular music is lighter form of music which focuses more on entertainment. Very important, very important line over here from examination perspective. तो अभंग, भजन, भक्ति गीत, अब यहाँ सारे दिए गए, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर यही इनके बारे में डिस्कस किया गया। अब नाट्य संगीत नोन टू बी थिएट्रिकल म्यूजिक और ड्रामा म्यूजिक, इट इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक संग इन म्यूजिकल प्ले। सो नाट्य संगीत के बारे में यहाँ मेंशन है, जो मैंने बताया। भव्य संगीत पॉपुलर टाइप ऑफ लाइट म्यूजिक जो एम्फसाइज करता है मेलोडी, लिरिक्स एंड भाव के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर की योजना, तो मे बी गेटिंग बिट बोर। अभंग, अ पॉपुलर काइंड ऑफ लाइट क्लासिकल म्यूजिक, उसको बोलते हैं अभंग। पॉपुलर काइंड है किसका? लाइट क्लासिकल म्यूजिक का। और द टेक्स्ट इज ऑफन रिटन बाय द सेंट्स दैट हैज अ टाइमलेस मैसेज इन इट। तो पॉपुलर थिंग्स इसमें जो है टेक्स्ट हैं वो किसने लिखे होते हैं? सेंट्स ने लिखे होते हैं, जिनमें टाइमलेस मैसेज होता है। जैसे आप बुल्ले शाह का देख लो, या फिर आप कबीरदास जी का देख लो, या किसी का भी पॉपुलर सेंट्स का आप देख लो, तो यू विल फाइंड दैट। भजन, डिवोशनल लाइट क्लासिकल सॉन्ग्स और हिम संग इन प्रेज ऑफ गॉड, उसको भजन कहते हैं। अक्सर ये तो घर पे भी आप सुनते होगे कि भजन लगा लो। भक्ति गीत, डिवोशनल लाइट म्यूजिक सॉन्ग। अगेन नाट्य गीत, पॉपुलर सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स फ्रॉम द म्यूजिकल प्ले। तो सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स फ्रॉम द म्यूजिकल प्लेस, दैट इज व्हाट इज नाट्य गीत। तो नाट्य गीत के बारे में हमने यहाँ बात की। तो दिस इज सेमी क्लासिकल। ओके, संगीत नाटक, a musical play with semi classical song, that is संगीत नाटक। गंधर्व थेका, a rhythm cycle played on the tabla which is meant specially for theatrical music। क्या है ये? a rhythm cycle which is played on tabla which is meant specially for theatrical music, उसको बोलते हैं गंधर्व ठेका। ओके, तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पेपर में इन टर्मिनोलॉजी पे आप क्वेश्चन देख सकते हो प्रीलिम्स 2024 में खास करके। संगीत स्वयंवर, द फर्स्ट म्यूजिकल प्ले बाय विष्णुदास भवे। संगीत स्वयंवर, the first musical play by Vishnudas Bhave. So bandishes an Indian classical music composition with melody, rhythm and words. Okay, Kabir, a well-known saint from the 15th century. Bhavya Geet, light music song which emphasizes on melody, lyrics and bhav. Important terminology. ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको सभी को क्लियर हो गया। तो संगीत स्वयंवर क्या था? फर्स्ट म्यूजिकल प्ले बाय विष्णुदास भवे। ओके, और इधर इंपॉर्टेंट क्या था? ध्रुपद और ख्याल जो है देयर सीरियस forms of music and are not meant for the entertainment। अब देखो आर्ट एंड कल्चर में ना, जब आप प्रिपेयर करते हो, बहुत सी चीजें आपको लगती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल कंसिडर दैट टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको लगेगा इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बट सही में सवाल उस पे बनेगा जो प्रीवियस ईयर के साथ लिंक्ड हो। मतलब मैं 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के साथ लिंक्ड हो, जो प्रीवियस ईयर सेम कमीशन के अदर एग्जाम्स के साथ लिंक्ड हो, जो स्टेट एग्जामिनेशंस के साथ लिंक्ड हो, या फिर जो गवर्नमेंट सोर्सेज में चीजें आ रही हो, क्वेश्चंस बनते हैं उन पे 70 to 80%। ठीक है, 20% क्वेश्चंस का सोर्स हमें नहीं पता होता, वो 20% है जो एग्जाम को डिस्टिंक्शन देते हैं कि भाई क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ लिए जाते हैं। वो 70-80 पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, सभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसके ऊपर? वो 20 के ऊपर कि ये कहां से क्वेश्चन है। सपोज कीजिए आप एस्पिरेंट, आप एग्जाम देने गए, आपको 20 क्वेश्चन पहले ही वैसे आ गए, तो आपको तो लगेगा ना यार एग्जाम में सॉर्ट ऑफ कहां से क्या आ गया, आपको मोरल टूट जाएगा। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ऑफ आर्ट म्यूजियम्स। यहां पर आर्ट म्यूजियम्स के बारे में बताया गया है, एंड एक आर्ट म्यूजियम जिसके बारे में बहुत डिस्कशन की गई है, दैट इज सलार जंग म्यूजियम। तो सलार जंग म्यूजियम वेरी मच इंपॉर्टेंट म्यूजियम, जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन है, हैदराबाद, and its efforts in the direction as it looks to an increased presence in future on digital media। तो डिजिटल मीडिया में प्रेजेंस होने के कारण सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसा नहीं है बाकी म्यूजियम्स के बारे में बात नहीं की गई है, बाकी म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम्स के बारे में भी बात की गई है। तो बेसिकली आर्ट म्यूजियम क्या करता है? So they giving their collection which talk about the art history culture heritage। Okay, so museums in India, तो जिस म्यूजियम मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया होम टू मैनी आर्ट म्यूजियम दैट शोकेस द कंट्रीज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। कॉमन स्टेटमेंट, नथिंग टू लर्न अबाउट। अब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, द नेशनल म्यूजियम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन इंडिया विद अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एंटिकिटीज फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, so नेशनल म्यूजियम कहां पर? न्यू दिल्ली, दिस कैन बी द स्टेटमेंट।
It houses collections of sculpture, painting, decorative arts, coins, manuscripts. Again, common चीज है, nothing to remember. National Gallery of Modern Art, New Delhi, established in 1954. NGM is one of the premier art institutions in India which showcase modern and contemporary Indian art. This statement is important. National Gallery of Modern Art, ये क्या चीज है? So National Gallery of Modern Art, New Delhi, which was established कौन से साल में? 1954. So this fact becomes important. NGM में क्या है? It is one of the premier art institute, fine art institutions in India. Amongst other institutions, it is one of the fine art institutions in India. I mean, fine मतलब premier art institution की बात कर रहा हूँ. Which showcase modern and contemporary Indian art. So modern और contemporary Indian art यहाँ दिखाई जा रही है. Modern and contemporary. So latest period की यहाँ पर क्या दिखाई जा रही है? Art दिखाई जा रही है. So it houses an extensive collection of what? Paintings, sculptures and other artworks by renowned Indian artists. Fine. बस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पता होना चाहिए, नेशनल म्यूजियम आपको पता होना चाहिए, दोनों दिल्ली में. ओके. नाउ सलारजंग म्यूजियम, मैंने आपको बोला ना डिफरेंट म्यूजियम्स की बात की जा रही है और इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है. सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर. देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है. सलारजंग म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द मूसी रिवर, या फिर नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द मूसी रिवर. सो ऐसे स्टेटमेंट उल्टी दी जा सकती है. द सलारजंग म्यूजियम हाउसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कलेक्शंस ऑफ आर्ट एंड एंटिक्विटीज इन द वर्ल्ड. प्राइवेट कलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है. Private collections of art and antiques in the world. So its collection includes paintings, sculpture, textiles, ceramics and furniture from various culture and civilization. So various culture and civilization से इसकी collection है, therefore इसकी क्या है important है सलारजंग म्यूजियम. Then next is here छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, formerly Prince of Wales Museum. जो Prince of Wales Museum जिसको बोला जाता था, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बोला जा रहा है मुंबई में. This is again important. तो 3 म्यूजियम्स हमने देखे, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद एंड ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई. दिस म्यूजियम इन मुंबई हाउसेज एन इंप्रेसिव कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग स्कल्पचर्स, मिनिएचर. तो ये तो सारी चीजें कॉमन आपको हर जगह दिख ही रही है कि अंदर क्या क्या है. अब आगे देखते हैं इंडियन म्यूजियम कोलकाता. अगेन एक चौथा हमारे पास म्यूजियम आ गया, इंडियन म्यूजियम कोलकाता विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1814. ये 1814 में एस्टैब्लिश किया गया था. द इंडियन म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द इंडिया. अगेन इस पे ऊपर स्टेटमेंट मिल सकती है आपको कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो 1814 में बना, इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया. इट हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ द आर्ट. अगेन कलेक्शन वही है सभी के पास. ओके. द गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट एंड गैलरी चंडीगढ़, अगेन एक और पांचवा. दिस म्यूजियम इन चंडीगढ़ फीचर्स डाइवर्स कलेक्शन आर्ट. कलेक्शन तो वही है, तो इसमें गंधार स्कल्पचर्स के बारे में कलेक्शन दी जा रही है. देन जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, अगेन एक और आ गया, 6वां आपके पास आ गया म्यूजियम 1952. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ट गैलरीज इन द मुंबई. फाइन. तो ये 6 के बारे में म्यूजियम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा म्यूजियम कहां पर है. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, एंड देयर आफ्टर सलारजंग म्यूजियम के बारे में हमने बात की हैदराबाद में. देन वी टॉक्ड अबाउट द छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, वो मुंबई में आपको नजर आ रहा था. इंडियन म्यूजियम कोलकाता में आपको मिल रहा था, चंडीगढ़ में आपको म्यूजियम मिल रहा है, गवर्नमेंट म्यूजियम. ओके. एंड देन यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट सलारजंग म्यूजियम. तो जहांगीर आर्ट गैलरी भी है हमारे पास मुंबई. ओके. तो कौन सा म्यूजियम कहाँ है, कौन से साल में हुआ और वहां पर क्या स्पेशलिटी, कौन सा ओल्डेस्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. तो बिकॉज मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ आपको पेपर में, पेपर के पर्सपेक्टिव से ही कर रहे हैं हम इसको. ओके. नॉट फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव, अदरवाइज हम इस पे कोई नैरेटिव या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. वी जस्ट टॉकिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम. देन स्टोरी ऑफ सलारजंग म्यूजियम. अब सलारजंग म्यूजियम इन हैदराबाद क्या है? इट बोस्ट अ रिच एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री. सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये तो सिर्फ इसकी वाहवाही में कुछ 4 चीजें लिखी हुई हैं. इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द लेगेसी ऑफ द सलारजंग फैमिली एंड देयर पैशन फॉर आर्ट एंड आर्ट कलेक्शन. तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? प्राइवेट कलेक्शन के साथ, इसीलिए यहां पर ये मेंशन किया गया था ना. तो इट हाउसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कलेक्शंस ऑफ आर्ट एंड एंटीक्स इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत ही प्राइवेट कलेक्शन के साथ हुई थी. किसने की थी? नवाब मीर यूसुफ अली खान, पॉपुलरली नोन एज सलारजंग 3. तो सलारजंग म्यूजियम इन्हीं के नाम से, इन्हीं की कलेक्शन थी. इनका नाम क्या था? नवाब मीर यूसुफ अली खान, who served as the prime minister of Hyderabad under the Nizam rule from 1912 to 1914. तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किया हैदराबाद का फ्रॉम 1912 टू 1914, और इन्हीं की कलेक्शन थी, इन्हीं के नाम से इसको नाम दिया गया. तो ही हैड अ डीप लव, किसके लिए? आर्ट. इनका लव बहुत था आर्ट के लिए, एंड ही स्पेंड ओवर 60 years meticulously acquiring priceless objects from across the globe. ओके.
तो आफ्टर सलरजंग III पासिंग इन 1949, जब इनकी डेथ हो गई है, हिज वास्ट कलेक्शन फेज एन अनसर्टेन फ्यूचर, कि अब इस वास्ट कलेक्शन का किया क्या जाए, इसका क्या बनेगा। अब इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए फैमिली ने क्या किया, फैमिली ने डिसाइड किया कि इसको हम नेशन को डिनोट कर देते हैं इनकी जो कलेक्शन थी। ऑन December 16, 1951, Salarjung Museum officially opened its door in Diwan Diodi, the ancestor place of Salarjung III. Due to space limitation and concerns about the preservation, the museum shifted its present location at Darul Shifa in 1968. Okay, so इंफॉर्मेशन स्टोरी बताई जा रही है कि सलारजंग जो थे उन्हीं की ये जो कलेक्शन थी, जिसको पब्लिकली बाद में ओपन कर दिया गया, फैमिली ने डोनेट कर दिया उनकी डेथ के बाद। ओके, तो ऐसे सलारजंग म्यूजियम एग्जिस्टेंस में आया हैदराबाद में। ओके, पहले उन्होंने अपने घर में खोल दिया ड्यूडी में, उसके बाद क्या किया उन्होंने, दारुल शिफा में शिफ्ट कर दिया गया 1968 में। तो द सलारजंग म्यूजियम एक्ट 1961 डिक्लेयर्ड इट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सॉलिडिफाइंग इट्स स्टेटस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सलर इसके लिए स्पेशल एक्ट लेके आई गवर्नमेंट। सो 1961 एक्ट ने क्या किया, डिक्लेयर्ड इट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सॉलिडिफाइंग इट्स स्टेटस एज अ प्रीमियर कल्चरल ट्रेजर। सो कंट्री द म्यूजियम हाउसेस अराउंड सो एंड सो थिंग्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या क्या है इसमें क्या नहीं है। सलारजंग म्यूजियम एट हैदराबाद इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लो जी, जो सलारजंग म्यूजियम है इट इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, किसके अंडर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट। सो ये कितनी स्टेटमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट मिल सकती है कि सलारजंग म्यूजियम वास्ट कलेक्शन है प्राइवेट कलेक्शंस का, एंटीक्स का। सलारजंग म्यूजियम जो है इट इज रिलेटेड टू सो एंड सो किंग, जिसका नाम आपको मेंशन किया जाएगा। सलारजंग म्यूजियम एक्ट है 1961 जिसने उसको डिक्लेयर किया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन सलारजंग म्यूजियम इट्स एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इज दैट फाइन गाइस? So that was important from म्यूजियम पर्सपेक्टिव कि कितने म्यूजियम है, हमने टोटल 6 म्यूजियम देखे, उसमें सलारजंग म्यूजियम के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की है। देखो अब अगर आप डीप इनसाइट्स रखो तो आपको नॉट ओनली सलारजंग म्यूजियम बट बाकी जो म्यूजियम है जिनके ऊपर यहाँ चर्चा नहीं की गई उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपनी तरफ से अगर आपके पास समय हो तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। तो फ्रॉम द आर्ट विद इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो फ्रॉम द आर्ट विद इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। तो आई थॉट कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट से भी लिंक्ड है, आर्ट एंड कल्चर से भी लिंक्ड है, तो मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर कर दूं कि क्या है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के देखते हैं हम, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ आर्ट विद इंटेलिजेंस। आर्ट विद इंटेलिजेंस के हमें बहुत एग्जांपल्स नजर आते हैं। तो पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एडवांस एनफ टू इन्वेंट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सो दे इन्वेंटेड इंटरक्रॉपिंग। सो इंटरक्रॉपिंग हमें हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में ट्रेसेस मिलते हैं, ये गवर्नमेंट सोर्स बोल रहा है। फर्दर दे इन्वेंटेड द व्हील व्हिच हेल्प्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो व्हील भी उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया। सिर्फ फैक्ट्स, इन मेटलर्जी दे इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर। ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इन्वेंट किया। They also developed the alloying techniques, मतलब alloying technique, दो मेटल्स को मिक्सअप करके नया मेटल बनाना। तो ये सारी चीजें उनके पास थी। From where they started alloying copper with metal tin and producing bronze. So bronze तभी उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। So one of the significant technologies that the Harappan people developed is lost wax technology. Now what is this lost wax technology? Important. You can get a question, very important. लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वैक्स के साथ कोई स्कल्पचर तैयार किया जाता है, कोई मूर्ति तैयार की जाती है, कुछ भी वैक्स से तैयार किया जाएगा जो उनको तैयार करना है। उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके बाद उसको मिट्टी से लेप करके उसको क्रिएट कर देते हैं उस शेप को। ओके, अब मिट्टी से तैयार करके उसकी शेप आ गई, नीचे वैक्स है। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वैक्स को मेल्ट करते हैं। वैक्स को मतलब उस जो मूर्ति बनाई होगी उसको क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे। तो जब आग में पका रहे हैं तो मिट्टी क्या होगी, वो पकती जाएगी, वैक्स मेल्ट होती जाएगी, और एक छेक करेंगे उसमें जिसमें से वो सारी वैक्स को निकाल देंगे टू बी रिफिल्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड। ओके, दैट्स हाउ they do that. So developed its lost wax technology. With the help of this technology they made figures, a milestone in the field of art and culture. So Harappan people developed एडवांस ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग, ये तो हमें पता ही, एडवांस ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत बढ़िया था। एंड दे यूज ब्रिक्स इन प्रोपोर्शन टू मेक मोर मस्कुलर वॉल्स, सो ब्रिक्स का भी इस्तेमाल होता था। ये सारी इंफॉर्मेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हड़प्पन पीरियड के बाद अगर सेकंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है कि कहाँ हुई थी, तो दैट वाज गंगा वैली। गंगा वैली में वो हमें एग्जिस्ट होती नजर आई। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में यू कैन सी दिस, ये सिस्टम रिवर सिस्टम अलग है,
इंडस सिस्टम अलग है, गंगा सिस्टम अलग है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम अलग है। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर हमें कहीं सिविलाइजेशन सेकंड देखने को मिलती है, दैट इज गंगा वैली। इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू इग्नोर दैट? यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो। इन द सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड सम रिमार्केबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन बेस्ड ऑन द आयरन अकट, ठीक है। सो सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। सो दिल्ली आयरन पिलर व्हिच इज 1500 years old consisted of 6 tons of wrought iron and uses phosphorus in the iron is an excellent example of the art with intelligence। so यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे मेटल्स को यूज करके पिलर्स बनाए जा रहे थे, आयरन पिलर्स बनाए जा रहे थे। अब ये आयरन पिलर जो है अपनी रस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है गाइस, आपको समझ आया यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है आपके लिए? आपके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो हमने बात की यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आयरन वेक्स टेक्नोलॉजी, हमने बात की यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन की, गंगा वैली के बारे में, आयरन पिलर के बारे में बात की। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर योर योजना मार्च वाली। इसमें थोड़ी चीजें मतलब ऑल ओवर मैगजीन वाजंट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी इसमें लुक दीजिए, एक पेज है इसमें, वो पेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स, वहां पर 4-5-7 लिखी हैं, लेकिन डिटेल में नहीं है, सिर्फ नाम लिखे हैं। वो यहाँ मेंशन नहीं कर पाया मैं पेज को, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा और वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।